अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूँ आपकी मेज़बान समीना रमजान। नाज़रीन, आपने अक्सर लोगों को मुख्तलिफ डिस्कशंस में ये कहते सुना होगा कि टैक्स कलेक्ट करना चाहिए हुकूमत को ताकि मुल्क का रेवेन्यू बढ़े और फिर तरक्याती काम हो सकें, लेकिन हमेशा इस बात का गिला किया जाता रहा कि टैक्स की वसूलियों के लिए सही तरीक़ा कार वज़ा नहीं किया जाता और बड़े बड़े मगरमच्छों से टैक्स नहीं लिया जाता वगैरह वगैरह। अब एक इस सिलसिले में जो डेवलपमेंट हुई है वो ये कि एफबीआर ने 2 नई टैक्स स्कीमें मुतारिफ कराई हैं जिसमें कुछ छूट देकर जो बहुत सारा टैक्स है उसको कलेक्ट करने की बात की जा रही है। अब इस हवाले से 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक तो ये कि जो टैक्स इस तरह से कलेक्ट किया जाएगा उनका ये कहना है कि ये काला धन जो है उसको सफ़ेद करने के मुतरादिफ होगा, जबकि बाज़ लोगों का जो कि इसकी हिमायत में है उनका ये कहना है कि इस तरीके से मामूली सा जुर्माना लेकर अगर बहुत सारा टैक्स कलेक्ट हो जाता है तो ये बेहतर होगा। अब दोनों पर्सपेक्टिव हमारे सामने मौजूद हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे कि आखिर ये स्कीमें हैं क्या और इससे किसको फ़ायदा होगा, इसके क्या असरात होंगे और क्या वाकई ही मुल्क की मईशत माली बहरान से निकल सकेगी या नहीं। ये हमारा आज का सवाल होगा आपसे भी। आप भी इस पर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि क्या टैक्स स्कीमों से मुल्क की मईशत माली बहरान से निकल पाएगी। अपनी राय का इजहार आप कर सकते हैं हमें फ़ोन कॉल के जरिए, इसके साथ साथ फेसबुक पर राब्ता कर सकते हैं और SMS भी कर सकते हैं। और इन्हीं तमाम उमूर पर और सवालात पर हम बात करेंगे सईद काजी साहब से भी और इसके साथ साथ समीर इब्राहिम साहब से भी। और पहले इससे कि हम इस टॉपिक पर आएँ और टैक्स के मुतालिक जो नई स्कीमें आई हैं उन पर बात करें, पहले ये जान लेते हैं कि आज काजी साहब हमारे लिए क्या खबरें लाए हैं। जी काजी साहब। समीना, मैं एक तो बात करूँगा, नैब ने फैसला किया है कि वो 2 रेफरेंसेस भेजेगी। एक तो जो ओगरा में बहुत बड़ी एम्बेजलमेंट्स हुई हैं और एक पाकिस्तान रेलवे में जो इंजन खरीदे गए थे, कोई 40-45 अरब रुपए का ये नेशनल एक्सचेकर या ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया था। इस पे बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि बल्दिया टाउन में जो समी साहब हो रही है तहकीक और जुस्तजू कि ढूंढा जाए कौन मार गया, किसने कत्ल किए, किसकी गलती थी, हमारे जो 200-250 लोग मरे। तो पता चला ये है कि वो जो मेडिको लीगल ऑफिसर्स हैं उन्होंने बताया है कि कराची में जो केमिकल एग्जामिनेशन का कोई सामान ही मौजूद नहीं है, लिहाजा ये पता ही नहीं चल सकेगा कि क्या वजह थी, रियल जो काज ऑफ डेथ जब एस्टैब्लिश ना हो तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते, सजा नहीं दे सकते। ये है मामला हमारे सबसे बड़े शहर कराची का। और फिर आखिर में ज़िमरन बात हो जाए, PTI ने हेल्थ पॉलिसी दी है, कुछ फिगर्स भी दिए हैं, तो उसमें देखते हैं कि ये किस किस्म की हेल्थ पॉलिसी है और क्या, क्योंकि मैंने ये ख़ास तौर पे समीना इसलिए इंक्लूड किया कि पब्लिक डिस्कोर्स जो है या जो एक सियासी डिस्कोर्स था, गुफ्तगू और मबाहिस या बहस होती थी, उसमें से सेहत, अवाम, तालीम ये अब रहे ही नहीं और ज़िमरन बड़ा ज़िमरन इनका जिक्र आता है। तो उनकी क्या पॉलिसी है, चाहिए क्या, इस पे बात करूँगा। ठीक है, तो समी साहब आप किन पे बात करेंगे आज? भाई मैं खबरें तो मैं कुछ और लेके आया हूँ जो मैं बाद में बयान करता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो एक स्टोरी जो मैं बताना चाहता हूँ, अभी मेरी बात हुई है कि सदर जरदारी न्यूयॉर्क में है और आज वो एक हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ पर माउंट सिनाई हॉस्पिटल में उनका तिब्बी मुआयना हुआ है जिसमें डॉक्टर्स ने उन्हें सेहतमंद करार दिया है और माहिर हैं बहुत। एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं डॉक्टर जावेद सुलेमान, उनकी टीम थी, उन्होंने उनका सदर साहब का न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट भी किया है, इसके अलावा उनका पल्मोनरी टेस्ट भी हुआ है। तो वो उसमें उन्होंने कुछ घंटे गुजारे हैं माउंट सिनाई हॉस्पिटल में, न्यूयॉर्क में है, बड़ा ज़बरदस्त हॉस्पिटल है। तो वो अब जो डॉक्टर्स ने बताया उन्हें क्लीन चिट दी है कि मुकम्मल तौर पे वो सेहतमंद हैं, अपनी वो सारी जो एक्टिविटी है उसको वो जारी रख सकते हैं। दिल धड़क रहा है, दिल बिल्कुल उनका ठीक धड़क रहा है, सांस बिल्कुल ठीक चल रही है और वो जो उनका सही काम कर रहा है। सियासी जो मुखालिफिन हैं उनको मुझे लगता है टफ टाइम देने के लिए मुकम्मल तौर पे फिट हैं। यही डॉक्टर्स ने बताया उन्हें, क्योंकि उनकी एक हिस्ट्री है, उनको वो स्टेंट वगैरह पड़े थे, हार्ट की एलिमेंट रही, पीछे भी वो बीमार हुए, दुबई वगैरह में गया, तो बहुत सारी इस किस्म की चीज़ें भी, स्पेकुलेशन भी चलती जा रही थी। लेकिन आज जो डॉक्टर जावेद सुलेमान की सरबराही में जिस टीम ने उनके टेस्ट लिए हैं वहाँ पर माउंट सिनाई हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में, उन्हें उनको क्लीन चिट दे दी गई है। अब मैं आता हूँ अपनी दूसरी खबरों की तरफ जो मैंने प्रोग्राम में आने से पहले चुनी थी। एक तो थी कि पाकिस्तान में एक सर्वे आया जिसमें कैसा गरीब लोगों की तादाद के बारे में बताया गया। 180 मिलियन लोगों के इस मुल्क में तकरीबन 60 मिलियन लोग गरीब हैं और सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो बलूचिस्तान और KPK में रहते हैं। 20 जो अजला हैं शदीद गरीब, उनमें से 16 जो हैं वो बलूचिस्तान में हैं और 4 KPK में। इसकी तफसील मैं बयान करूँगा। फिर इसके अलावा जो मैंने दूसरी एक खबर चुनी है वो ये है कि जो ये गुस्ताखाना फिल्म थी उसके हवाले से गुलाम अहमद बिलोर गालबन जो वज़ीर हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं
एक $100,000 दूंगा जो मारेगा, उस पर एक बहस जारी है। तो आज मैं एक बात करूंगा, एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर एजाज हैदर, उन्होंने लिखा एक आर्टिकल जिसमें उन्होंने कहा है कि गुलाम बलोर साहब जो हैं वो अपने जो लोग हैं उनकी विल को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इस पर बात करेंगे। हाँ, इस पे वैसे उन पे काफी तनकीद भी की जा रही है मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से, और कुछ लोग ज़ाहिर है उसमें उन्होंने खासा IQ की बात की है, लोगों के इंटॉलरेंस की बात की है। तो जरा इस पर बात करेंगे कि क्या ये जो इंटॉलरेंस है और ये IQ का जो इशू है ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है, या इस मौके पर वेस्ट का IQ लेवल भी चेक करना चाहिए, जिन्होंने पूरी इस दुनिया को एक आग में झोंक दिया और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सारी जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं उन पर आ गई है, एक्शन वाले पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाफजाबाद से काजी साहब ये खबर है हमारे नुमाइंदे ने दी है कि वहाँ पर तेल पेट्रोल जो है वो खुलेआम बिक रहा है ड्रम्स में, जिससे इस बात का अंदेशा है कि किसी भी वक्त को बड़ा हादसा हो सकता है। इसके साथ साथ आतिशज़दगी का सामान भी वहाँ पर, वो जो आतिश वो जो जिसे हम वो चलाते हैं वो भी बनाया जा रहा है, वो भी उसकी वायलेशन है। तो इन पर बात करेंगे कि ये कोई बड़ा इससे जो वाकया किसी भी वक्त रूनुमा हो सकता है। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं हमारे पास नाज़रीन। समी साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। प्रोग्राम में हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि 37 लाख से ज़ायद अफराद से 170 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स इकट्ठा कर लिया जाए अगर, लेकिन ये स्कीमें क्या वाकई ही इतनी ही शफाफ हैं और इसका मकसद भी यही है या बात कुछ और है? इसी पर हम बात करेंगे। काजी साहब, बात कुछ और? इस पर मैं बात कर भी चुका हूँ, मगर इसमें जो बात ये अभी सामने आई है, जो डिटेल्स आई हैं कि 1% या 1.25% या 1.50% तक टैक्स लगा के जो है उनको वाइट कर दिया जाएगा। बज़ाहिर बड़ा अच्छा लगता है, मगर बात यह है कि क्या हम सज़ा दे रहे हैं उन लोगों को कि जो एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर था, जिसने मुस्तसाइद शरह जिसे कहते हैं, जिसे प्रोग्रेसिव टैक्स स्लैब आप कहते हैं, कि जो जो आपकी आमदनी बढ़ती है आप टैक्स, वो 35% तक टैक्स देता रहा है। तो हम बेसिकली नवाज देंगे, इनाम देंगे कि आप लोगों ने टैक्स नहीं दिया, चोरी की, अब आप 1.5% दे के तो टैक्स नेट में आ जाए। लिहाजा हमने उन लोगों को ये कहा जिन्होंने 35% प्रोग्रेसिव टैक्स दिया था कि भाई यू वर सैडली मिस्टेकन, तो अब आपको सजा मिली है आपकी दयानतदारी की। दूसरा इसमें पॉइंट मैं ये बनाना चाहता हूँ कि अखबार तखमीना लगा रहे हैं कि 135-40 अरब रुपए इससे कमाए जाएंगे। तो अगर तो इतने ही हैं तो फिर रहने ही दें, क्योंकि और ऐसी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर वेल्थ टैक्स जो हमने अबॉलिश कर रखा है, 0.2% लगा दें, 0.1% लगा दें, तो आप इतना पैसा यहाँ इकट्ठा कर सकते हैं कि आपको इन जो ये एक जुर्म है, यहाँ टैक्स चुराना जुर्म है, और जो टैक्स चुराता है वो एक मुजरिम है। तो इन मुजरिमान को एक सहूलत फराहम करने की बजाय आप टैक्स डायरेक्ट वेल्थ टैक्स लगा दें। अब इशू क्या है कि यहाँ अमीर आदमी टैक्स नहीं देना चाहता, जिसकी 5-5 कोठियां हैं वो वेल्थ टैक्स नहीं देना चाहता। अबॉलिश करवा लिया इन्होंने 2000 में, और अब इसमें मैं जो बात करता हूँ ये कनाइवस है आपकी। जिस वक्त तक पार्लिमान या पार्लियामेंट के नुमाइंदे इससे बुलंद होके ये करने के अहल नहीं है तो पैसे इकट्ठे नहीं होंगे। अब होगा क्या कि 5-6 सालों 10 सालों में जिन्होंने काला पैसा जमा किया था 1% यानी 1 अरब रुपए पे 1 करोड़ रुपए दे देंगे, 1.5 करोड़ दे देंगे, और उसके बाद वो वाइट हो जाएगा और फिर आएंगे यहाँ सियासत करेंगे, जमहूरियत खेलेंगे, और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरे ख्याल में वैसे सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसमें भी वैसे क्या बुराई है? चलने सी बहाने कुछ तो टैक्स आएगा जो बिल्कुल ही नहीं दे रहे। देखें, ये बुनियादी तौर पर काजी साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ। बड़े अरसे के बाद इन्होंने एक ऐसी बात की है जिससे मैं एग्री करता हूँ इनके साथ। वैसे अक्सर ये बातें बीच में डंडी मार जाते हैं। वो ये उनका ये सारी प्लानिंग इसलिए की गई है कि खबरें ये आई कि पाकिस्तान का $200 बिलियन बाहर पड़ा हुआ है जी, वो काला धन है, चलें जी उसको वाइट करने के लिए आप 1.5% पे वो ले आए, तो आपके अगर 100 बिलियन भी आप उसमें से ले आते हैं तो जी आपको $1.5 बिलियन मिल जाएगा। लेकिन वो पीनट्स है, सबसे बड़ी बात ये। असल ये जो इस वक्त जो यहाँ पर हमारे फिगर्स हैं वो ये हैं कि हमारी जो तकरीबन 70 to 80% जो है ना वो ब्लैक इकोनॉमी है। आप काजी साहब देखें कि जो इस वक्त हमें FBR जो लेता है, इकट्ठा करता है, वो 1500 से 2000 बिलियन रुपीस तक लेता है। अगर 70 to 80% अगर ब्लैक इकोनॉमी है तो अगर उसको फिर वाइट करना है तो फिर तो कम से कम 1000 उसका जो आप उसको लेना चाहते हैं तो कुछ तो ज्यादा उससे अमाउंट आनी चाहिए। सबसे पहले तो जो ये इंसेंटिव दे रहे हैं, जो ये करना चाहते हैं वो होगा नहीं, इसलिए कि आप 97 में माजी में भी आपने किया, 2-3 अरब रुपए आपको मिले। आप क्योंकि जो अमीर आदमी है वो इस सिस्टम पर बिलीव ही नहीं करता,
वो स्टेट को, जैसे काई साहब ने कहा, टैक्स देना ही नहीं चाहता। आप जितने मर्जी इंसेंटिव उसको दें, वो देना ही नहीं चाहता। कुछ लोग जो हैं वो पैसे जो हैं वो वाइट कर लेते हैं, जैसे काई साहब ने कहा, लेकिन उसका जो मैसेज, एक आदमी 1 करोड़ पे 35 लाख रुपए 25 जो है टैक्स दे रहा है, दूसरा बंदा जो है करोड़ पे 1.5 लाख रुपए देके उसको वाइट कर लेता है, तो इससे क्या होगा? इससे क्या मैसेज क्या जाएगा? बहुत सारे लोग कहेंगे कि बिल्कुल थोड़ा सा धन वाइट करके फिर बैठ जाओ, इसलिए कि ये कोई अगले 5, 7, 15, 20 साल के बाद फिर दोबारा ये स्कीम आएगी तो उसमें हम ले आएंगे। और दूसरी बात, इस स्कीम के कामयाब ना होने की जो वजह मुझे नजर आती है वो ये है कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनका आपने क्या बिगाड़ लिया? किसी को जरूरत क्या है कि आपको वो 1% भी दे? वो तो उससे भी कम हिस्सा किसी भी सरकारी बंदे को देंगे और अपना सारे का सारा मामला वो करते रहेंगे। ये जो स्कीमें हैं ये एक तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो यहां पर ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं, फर्स्टली, और सेकंडली जो ये हुकूमत करना चाह रही है ना, ये इंसेंटिव देके, वो कर ही नहीं सकती। पैसे माजी में कभी भी 3-4 अरब रुपए से ज्यादा पैसे इनको हासिल ही नहीं हुए। तो ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूं काजी साहब की बात से कि ये एक चकमा देने की बात है। चंद जो उनके अपने लोग हैं, कोई मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वो अपना मामला सीधा कर लेंगे, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुल्क की इकोनॉमी को। सिर्फ इससे फर्क पड़ेगा कि वो जो आप कहते हैं ना कि जी 2000 बिलियन या 1000 बिलियन का आप सालाना जो है टैक्स चोरी किया जाता है एफबीआर में, आप उसको पकड़ लें। इस किस्म की स्कीमों की जरूरत नहीं। चलिए हम कुछ लोगों की भी राय ले लेते हैं, वो क्या समझते हैं। मंसूर अहमद साहब है मीरपुर खास से। मंसूर साहब, आप बताइए, आप समझते हैं कि अगर 1.5% पैसे देकर, टैक्स देकर, अगर टैक्स नेट में आ जाते हैं बड़े बड़े मगरमच्छ, तो वो ज्यादा बेहतर है, मुल्क माली बहरान से निकल सकता है? देखें, असल में ये होता है कि टैक्स वसूल तो हो जाता है, लेकिन वो असल ईमानदार हाथ नजर नहीं आते जो कि वसूल करें। ठीक, हर चीज हो जाती है पाकिस्तान में। कोई रोड बनता है तो वो अपना जो उस पर तखमीना लागत होती है वो 1 साल में निकाल देता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो हाथ कहां से आएंगे जो इन चीजों को कलेक्ट करें और बड़े बड़े मगरमच्छों में हाथ डालें। सही है। आप माजी में देखें, पाकिस्तान में जो भी वाकयात गुजर चुके हैं वो उसका कुछ भी नहीं होता, किसी का कत्ल होता है, कुछ भी नहीं होता। चलिए, शुक्रिया आपका मंसूर साहब। वैसे इनकी भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग आना भी चाहते हैं टैक्स नेट में, उनको ये भी होता है कि हमारा टैक्स जो है वो सही जगह पे इस्तेमाल ही नहीं होता, उनको क्रेडिबिलिटी नहीं है हमारे इदारों की। देखें, जो लोग टैक्स नेट में आना चाहते हैं ना, वो शुरू से टैक्स देते हैं। ये वो लोग हैं जो टैक्स देना ही नहीं चाहते, क्योंकि अमीर आदमी जो रियासत का जो हमारा तीसरी दुनिया में जो मालिक बात कर लेते हैं, ये वो लोग हैं जो आपके हुक्मरान है, ये आपका हुक्मरान तबका है, ये वो लोग हैं जिनके कब्जे में आपके ज़राए पैदावार है, जो यहाँ पे हर जो जितनी दौलत यहाँ पैदा होकर मैनेजमेंट के नाम पे ऊपर जाती है, ये वो लोग हैं। और ये खुद को ये है ना कि हु विल बेल द कैट वाली बात है कि कौन डालेगा बेली में। और अगर इसमें से एक और पहलू भी निकलता है, वो ये कि भाई छुट्टी दे दें। एक ये पहलू भी निकलता है कि गवर्नमेंट का आखिरी साल रह गया, आप जो अगर किसी ने दिहाड़ी लगाई है तो वो 100 अरब रुपया कमाया तो 1 अरब दे के बाहर निकल जाए। एक तो इसमें आपको ये भी आपको एवरी, और माजी में जितने ये बॉन्ड बनाते रहे, हमने मार्शल लॉ में भी देखा जी, काला धन आ रहा है, कख भी कुछ भी नहीं हुआ। मतलब काले अभी लोग 70% कहते हैं। आई सीरियसली डाउट दिस फिगर। आई थिंक 100% से ज्यादा है जो पाकिस्तान की काला धन और काली जो मैशत है। और अगर आप मैं एक और बात अर्ज करूं कि इसी काले धन की मैशत जो है, लॉ एंड ऑर्डर का आपका इशू है, सारे का सारा जो आपका ये मिलिटेंसी है, इसका नेक्सस और रिश्ता ही काले धन से। तो ये मेरे ख्याल में इट्स लाइक लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, बिलीविंग दैट कि थ्रू दिस हम कुछ कर ये सकें। सिर्फ हुक्मरान तबके के लिए बनाई गई नहीं, जो मैं आपको ये बिल्कुल इन्होंने सही बात कही हुक्मरान तबके के हवाले से। इन्होंने एक बात कही कि आप बजाय इसके कि ये जो छूट दे रहे हैं लोगों को, आप वेल्थ टैक्स लगा दें, बड़ी कम कर लें, तो कितनी वेल्थ है पाकिस्तान में, कोठियां हैं, सब कुछ है, आप इतना पैसा हासिल कर लेंगे कि आपका खसारा ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक और बात देखें, इन्होंने जो बड़े लोगों को जो इन्होंने छूट देने की बात की, जो रेंटल इनकम है उस पर सिर्फ 5% आपने टैक्स लगाए हो। क्यों? इसलिए कि जो रेंटल इनकम है, जो सारी जो रेंटल प्रॉपर्टी है, ये बड़े बड़े जर्नैलों की है, बड़े ब्यूरोक्रेट्स की है, बड़े सियासतदानों की है। तो अगर आप वो पहले क्या उसकी रेशो थी, 25, 30, 35% को इनकम को कम करके आपने रेंटल प्रॉपर्टी पे सिर्फ 5%, क्यों ये कम किया? इसलिए कि आप बड़े मगरमच्छ को तो आप सपोर्ट दे रहे हैं। तो इकदाम वो करें जिससे मुल्क की मईशत में सही आप उसको सही सिल्क में ले जा सकें। जैसे इतना बड़ा डिमांड थी कि ज़रूरी टैक्स लगाएं, आप जो जमीनों पर टैक्स है वो लगाएं, उस पर उसकी तरफ तो आते नहीं। टैक्स लगता है ना, टैक्स लगता है। मैं आपको बताता हूं, अगर वेल्थ टैक्स लगा दें तो आप 50 रुपए का लीटर पेट्रोल बेच सकते हैं। लेकिन यहां क्या है कि जिसकी आमदनी 3000 रुपए, और अभी आएंगे अपनी गुर्बत की स्टोरी पे, गुर्बत की लकीर जितनी जालमाना इन्होंने रखी हुई है, साथ जो है $2 अ डे,
$2 अ डे क्या बनते हैं, 200 रुपए पे जिंदगी गुजार के दिखा दें। आज सुबह 8 बजे से यहां आते आते कितने 200 लग जाते हैं हमारे। मैं ये अर्ज करता हूं कि यहां पे क्या है कि जब आप इनको टैक्स नहीं, मैं क्यों रोता हूं कि ये नहीं है जमहूरियत, ये एक माशी अमरीयत है और जबर है। क्यों कि जब आप 108 रुपए का पेट्रोल बेचते हैं, अभी रिक्शे में बैठ के देखें रिक्शे वाला क्या कह रहा है, लोग लड़ रहे होते हैं, सवारियां रिक्शे लड़ रहे हैं, वैगनों वाले उनसे लड़ रहे हैं, और 6, 7, 8, 9 हजार रुपए इनकम वाले आमदनी पे आप इनको टैक्स छूट दे दो, टैक्स हेवन्स दे दो, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं, और जो 6,000 7,000 रुपये हलाल की कमा रहा है उसको रोजाना बिजली उसकी महंगी कर दो। इसलिए बिजली महंगी होती है। बिजली इसलिए महंगी होती है कि इस रियासत के अखराजात को पूरा करने के लिए यह तबका अपना एक तो रियासत पे कब्जा करके अनटोल्ड वेल्थ बना लेता है, दौलत बना लेते हैं, फिर उसमें से टैक्स भी नहीं देना चाहता, और फिर लेकिन मैं, और इसकी वजह क्या है, मफरूजा कायम कर लिया इन्होंने कि ये लोग कभी उठेंगे नहीं, ये कभी बात नहीं करेंगे। ये बड़ी एक अनसाइंटिफिक जहां पे आजकल ना हुक्मरान तबके में खुशफहमी चल रही होती है। अब ये इशू है, इसलिए आपको रोजाना पेट्रोल बढ़ाना पड़ता है। सब्सिडी क्या है, देते हैं, सारे मुल्क दुनिया में सब्सिडीज दी जाती है, क्यों ना आवाम को हम दें अगर आप इनसे टैक्स लगा लें। टैक्स मैं कहता हूं हम सब्सिडी नहीं मांगते। आपने ऑयल प्राइसेस जो है, ये जो बिजली की, उस बिजली की कीमत तो बहुत बढ़ा दी है इन्होंने, जो उसकी कॉस्ट बढ़ गई है जो तेल से बनती है, आप बिल्कुल इंटरनेशनल प्राइस से लिंक करें, लेकिन भाई आप उस पर जो $35 रुपए जो आपने टैक्स लगाया हुआ है उसको खत्म करें। अगर आप $35 आज भी उसको कीमत को कम करें जो टैक्स लगाया हुआ है, तो ये $80 अगर रेट ऑफ प्रॉफिट निकल आए ना आज, तो अब आम शशदर रह जाए, जिसमें ये जो कार्टल्स कमाते हैं ना, चाहे आपकी एनर्जी का क्राइसिस हो या कुछ भी हो, आप $50 बिलियन पे करते हैं $5 बिलियन की टोटल इन्वेस्टमेंट पे। अब बात क्या है, इस रियासत का सबसे बड़ा इशू क्या आ गया कि इस तबके के प्रॉफिट सस्टेनेबल ही नहीं रहे। अब ये रियासत घिसट के, मर के, तड़प के इनके प्रॉफिट्स नहीं दे सकती, इन पैसों को पूरा नहीं कर सकती। कितना खून निचोड़ेंगे ना आवाम का, और वो पैसे क्या है, रियासत मर रही है, रियासत इतना बड़ा नाग बन के बैठी है गरीब लोगों के ऊपर। पड़े हुए हैं, वो अंडे नहीं दे रहे, वो खर्च भी नहीं करने उन्होंने, लेकिन अपने आप को टैक्स नहीं लगाना। उसका नतीजा क्या निकलेगा, अब क्या करें बलोचिस्तान, और भाई बलोचिस्तान में यही होगा ना, जब तुम सारा चूस के रस ले जाओगे, मलाई ऊपर से निकाल लोगे, आवाम के लिए कुछ नहीं होगा, तो वहां मिलिटेंसी होगी। चलिए, आवाम की बात हो रही है तो सरफराज साहब से बात करते हैं, शेखुपुरा से मैं ज्वाइन कर रहे हैं। जी सरफराज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? माली बहरान तो है मुल्क में, अब टैक्स वगैरह भी लगाए जाते हैं, तो उसमें भी छूट दे दी जाती है अमीरों को। जी वालेकुम सलाम। जी, मैं समीर साहब की बात से एग्री करता हूँ कि इस मुल्क में जो लोग चोरी करते हैं, चाहे वो टैक्स की मद में करते हैं या के बिजली की मद में करते हैं, तो उन लोगों के लिए मुराद हैं, और जो लोग इस मुल्क में ईमानदार हैं और अपनी ईमानदारी के साथ टैक्स पे करते हैं या बिजली के बिल देते हैं, उनके लिए कोई सहूलत नहीं है। अभी ये जो 1.5% वाली बात है इन्होंने की FBR में, ये जो लोग 35% दे रहे हैं उनकी हौसला शिकनी नहीं है। वो लोग जो बिजली चोरी करते हैं और उनके चार्जेस जो हैं वो दूसरों पे डाल दिए जाते हैं, ये उनकी हौसला शिकनी नहीं है। उनको ये मैसेज नहीं है कि आप इन लोगों की तरह चोरी करें और चोर बन जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। तो यही मेरा इनसे सवाल। ये बिल्कुल इन्होंने जबरदस्त बात कही है समीना, कि आप ये है इशू गवर्नेंस के। जब आप गवर्नेंस को एक टूल बना दें अपने एक तबके को सपोर्ट करने के लिए, उनकी वेल्थ में इजाफे के लिए, तो जो मेजॉरिटी है वो तो सारी की सारी इसी तरह बिलबिलाती है और इसी तरह सफर करती है जो आज पाकिस्तान में हो रही होती है, वो हो ही इस तरह से रही होती है जैसे सिर्फ यही फोकस किया जाता है कि उतने ही लोग पाकिस्तान में बस रहे हैं जो कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उस वक्त। ये वजूहात है, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये यहां पर आकर कुछ काम ये सियासतदान इस तरह करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स इनसे इस तरह से करवाते हैं और ये खुद भी उसमें शामिल होते हैं कि इनको डिफेंड करना इंतहाई मुश्किल तरीन काम बन जाता है। यानी मुझसे बड़ा, मैं आपको बताऊं, मुझसे बड़ा सियासत को डिफेंड करने वाला नहीं होगा कोई, लेकिन आप यकीन करें ये जो आज उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन आई है, मैं इसको, आप इस चोरी को कैसे डिफेंड करेंगे? अपने गिरबान में भी तो झांक लेते हैं, हम बिठा लेते हैं अपने पास, ये हैं जी बहुत बड़े माशाल्लाह, ये लीडर भी हैं बहुत जी। कभी हमने बिठाया है कि एक बाल काटने वाले को बिठाया कि यार कैसे रोटी खाते हो, इस मुल्क का टैक्स तुम देते हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस में माचिस की डिबिया पे टैक्स देते हो। यहां कभी बिठाया हमने किसी किसान को यार कैसे जिंदगी गुजरी तुम्हारी? हमारे सेलिब्रिटीज कौन है जिनको हम ₹1.25 ₹100 काले पैसे पे हम टैक्स लगा के, जिनके पैसे कभी हमने पूछा उनसे? कभी हमने गली में जाके बात की उस आदमी की जो कुचला भी जा रहा है, इस मुल्क की मोहब्बत में दुआएं भी करता है, यहां रहना भी चाहता है, अमन की दुआएं भी मांग रहा है, काम भी कर रहा है, इस मुल्क में वेल्थ क्रिएट कर रहा है।
हर आदमी जो यहाँ मेहनत करता है और काम करता है, वेल्थ क्रिएट कर रहा है, उसको कभी हमने तो नहीं बुलाया। हम किन लोगों को पास बैठाते? होना तो ये चाहिए था कि FBR ये कहता कि जो लोग, जिन लोगों ने पिछले 5 साल में 10 साल में टैक्स इतना दिया है 35% से, हम उनको ये इंसेंटिव देते हैं कि इस दफा उनका टैक्स हम 15% करेंगे, क्योंकि वो टैक्स ईमानदारी से अदा कर रहे हैं। जिन लोगों ने पूरे प्रॉपर बिजली के बिल दिए हैं, हम उनको ये इंसेंटिव देते हैं कि उसमें इतने % हम उनको छूट देंगे। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि जिसने कुछ नहीं दिया उसको कह रहे हैं कि भाई तेरे लिए सिर्फ 1.5% लगा रहे हैं, तू आके सारे पैसे लिया, तूने बड़ा अच्छा किया। एक प्रोग्राम बड़ा हैवी कर दिया। मैं थोड़ी सी वो बात बता दूं कि जो एक दरबान के पास से गुजर के आदमी किसी महफिल में जा रहा था, तो एक आदमी गुजर गया, दूसरे ने कहा कि अंदर जाने की इजाजत मांगी, तो उसने रोक लिया दरबान ने। तो उसने कहा आपने उनको तो नहीं रोका। वो कहने लगे उन्होंने पूछा ही नहीं था। तो अब जो पूछेंगे लोग, नहीं इलेक्शन में पूछेंगे, मैं बता रहा हूं, पूछेंगे लोग। ये काला धन, ये जरा काला धन आने दें इसमें अंदर, फिर देखिएगा जमहूरियत के जो आपको हुस्न नजर आएगा। मुझे पाकिस्तान के लोगों की विजडम पर पूरा यकीन है। ये पूछेंगे, इंतखाबात में इन लोगों को रिजेक्ट करेंगे जिन्होंने अवाम की जिंदगियां दोजख बना दी हैं। बिल्कुल ऐसा होगा कि नहीं, ये हम पूछ लेते हैं लोगों से। यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं अलीपुर से। यूसुफ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? माली बहरान से हम निकल पाएंगे अगर इस तरह से हम अमीर लोगों को टैक्स में छूट दे देंगे तो? नहीं, हम इससे, अस्सलाम वालेकुम, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम इससे बिल्कुल नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर हम अमीरों को छूट देते रहेंगे तो इसमें ईमानदार लोगों का और गरीब लोगों का क्या कसूर है? जो टैक्स देते हैं हमसे, हम जो पेमेंट भी कर रहे हैं और फैसिलिटीज भी नहीं ले रहे। तो मैं काजी साहब से ये कहूंगा कि आप ये जो कहते हैं कि भी इनको छूट दे देनी चाहिए, जो ईमानदारी से टैक्स देते आ रहे हैं, जो बिजली के बिलों में देते आ रहे हैं, उनका क्या कसूर है? ठीक है, शुक्रिया आपका यूसुफ साहब। एक और कॉलर है हमारे साथ, वही साहब अमेरिका से, उनसे बात कर लेते हैं। वही साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो टैक्स भी देते हैं और आपको तो काफी सहूलतें भी मिलती हैं वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, हमें तो यहाँ पे सब की सहूलतें मिलती हैं। मेरी एक अर्ज ये है आप तीनों से, माशाल्लाह आप तो कौम की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा अपनी कौम से कि जो कौम 18 करोड़ अवाम जब 400 ईमानदार आदमी नहीं पैदा कर सकती, तो फिर उस कौम के साथ ऐसे ही होता है। 18 करोड़ अवाम में 400 आदमी नहीं है, 400 का हाउस हमारे पास नहीं है, तो हमारी मदद भी अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हमें अपने साथ इंडिविजुअली हर इंसान को अपने साथ सच बोलना पड़ेगा। वंस यू बिकम ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, तो फिर अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। तो आप लोगों की खिदमत जो है ना कौम के लिए, आप तीनों को बहुत बहुत सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया वही साहब आपका। वैसे बड़ी प्यारी बात है, यही बात है। ये असल में इसमें काजी साहब कहते हैं ना कि नहीं जी नहीं, ये अवाम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। ये उन्होंने बात की कि अगर हम अपने से, क्या सच है कि जो करप्ट आदमी है, पता चल गया है जिसकी परफॉर्मेंस सिर्फ अपने तबके के लिए है, उसको हम आगे आने का हक नहीं देंगे। क्या करें? हम वो थाने पे हमला कर दें? नहीं, पार्लियामेंट पे हमला कर दें, वोट ना दें ना, क्या करें? वोट ना, तो फिर भी यही आएंगे। नहीं, ऐसे हम खुद इलेक्शन लड़े, आप लड़े, खुद इलेक्शन लड़े, क्यों इनको वोट देना है यार? क्यों वोट देना है? इलेक्शन लड़े तो ये कैसे ना माचिस की डिबिया लेनी है जैसे हमने इलेक्शन लड़े। इस करप्ट निजाम में, इलेक्ट्रल सिस्टम में कोई शरीफ आदमी जो है वो कैसे लड़े? भाई इलेक्ट्रल सिस्टम, अब आप डेमोक्रेसी को मानते नहीं है, मैं क्या करूं, पता नहीं। फिर अब वही आप नाम बदले, मैं डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हामी। ये बड़े हामी हैं आप, बड़े। अभी आगे बढ़ेंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं हमारे साथ। वोट नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, और गुफ्तगू तो वैसे ब्रेक में भी जारी रहती है, बड़ी दिलचस्प डिस्कशन होती है। कारी साहब से बात करते हैं। साहब, आज आप स्टोरीज बड़ी इंपॉर्टेंट लेके आए हैं। तो लेके आया हूं, मगर मैं इनकी ये बात कर दूं कि ये कंक्लूड कर दूं कि अरबों पहले 2 नंबर पैसा पड़ा है जिन पे कब्जा है इनका, इलेक्शन खेलने वालों का, इक़्तिदार के म्यूजिकल चेयर खेलने वालों का। और फिर गरीब आदमी को ये कहेंगे इलेक्शन लड़ो, बल्दिया की उस फायर में जलने वाले, उठो इलेक्शन लड़ो। 6,000 रुपए के लिए राख बन जाने वाले 5 करोड़ का इलेक्शन लड़ो। तो जिस तरह अवाम को ना इंसल्ट ना करे, बर्बाद ना करे। मैं तो अच्छा, सुन ले इलेक्शन लड़े, आप 500 पोस्टर छपवा के दिखा दें, और शाम को जो बंदा रोटी नहीं खा सकता वो पोस्टर छपवा सकता है। इन्होंने रखा हुआ है सिस्टम, ऐसा रखा हुआ है कि कोई गरीब आदमी अंदर आ ही ना सके। और फिर साथ क्या, टोकनिज्म, एक आध बंदा, ये वारदात ना करें। ये बहुत पुरानी होगी है बहस, मैं आपसे अर्ज करता हूँ। मैं तो आवाम से नहीं, मैं तो आवाम से कहूंगा, मैं किसी जर्नैल या जज को तो कह नहीं सकता। हम भी नहीं जर्नैल। आप तो कहते हैं, आप तो कहते हैं जर्नैल और जज यहीं रहने दो, इनडायरेक्ट टच ना करो। जरदारी साहब माशाल्लाह सेहत कामला दे, इधर अवाम जो है वो जो है वो मौत
हर वक्त मौत का सामना है उसे, कभी धमाके से कभी भूख से। तो ये उसका जब हल देने की बात आती है तो जो हल निकाल सकते हैं उनको क्या कहते हैं? तुम्हारा काम क्या वोट देना है? अभी आ गई लिस्ट, अभी कल परसों हम यहाँ दे देंगे कि पाकिस्तान के कितने लोग जो हैं वो अरबपतियों की लिस्ट में आ गए। एक बात है कि अगर जिनको आप बुरा कह रहे हैं कि भाई ये नहीं है इस काबिल के, वोट दिया जाए, तो फिर उनकी जगह कोई आएगा, कोई सामने होगा, तो फिर वो ये अगली जेल में कुछ और है, वो बोलेंगे नहीं। सादा बात कर लेते हैं। ये पूरा एक मालियाती निजाम है। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब की पार्टी में जाके पूछें कितने वर्करों को टिकटें दी हैं, जरदारी साहब से जाके पूछें कितने वर्करों को टिकटें दी हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन से जाके पूछें कि एक इलेक्शन का 15 लाख रुपए आपने कहा था, जो 15 लाख रुपया 99% लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या 15 लाख खर्च हुआ एक इलेक्शन में? 4, 5, 6 करोड़ का आपने इक्तदार का खेल बनाया हुआ है और गरीब आदमी को कहते हो कि अब तुम जो है वो इलेक्शन भी लड़ो। ये ना करें। इलेक्ट्रल सिस्टम ऐसा बनाएं कि आदमी की जो मालियाती हैसियत है वो उसकी सियासी ऊंच नीच जो है वो डिटरमिन ही आपकी मालियात से और आपकी जायदाद से होती है। अब नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूं, एक सेकंड। ये अब जो इन्होंने बड़ी तकरीर फरमा दी है, मैं इनको इसी पाकिस्तान में मिसाल देता हूं। MQM ने ऐसे लोग इलेक्ट किए हैं जो इंतहाई गरीब हैं। इस मुल्क में ये मिसालें मौजूद हैं। आजकल वो गरीब हैं, इलेक्ट होने के बाद गरीब रह गए हैं वो। अभी आप मुझे गौरी साहब के असासे जो आए हैं, जो उन्होंने जमा करवाई थी, लोगों ने वो निकालें, वो बना लिया होगा। कुछ आप अगर जरूरत से आए भी हैं तो आप टिकट और वीजा मिल गया। अब आने की बात करें, जो पहला थ्योरी जो आपने बयान फरमाई उस पर बात करें। ये जो पाकिस्तान के अवाम है ना, उनको ये अक्सरियत को ये बता रहे हैं कि तुम इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हो, क्योंकि जहन में कुछ और है, लाना किसी और को है। जमहूरियत ही मसाइल का हल है और यही अवाम ही आगे आएंगे। ग्राउंड रियलिटी भी जर्नल देखिए, ये नहीं कह रहे और क्या कह रहे हैं? भाई कह रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बात आप ये कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? देखिए 1970 के इलेक्शन में गरीब लोग आए, पीछे एक मूवमेंट थी, गरीब लोगों को टिकट दी और खंबे भी जीत गए। उसके बाद अभी भी जीतेंगे खंबे। बात सुने, फिर अभी भी गरीब लोग आएंगे। अगले इलेक्शन में जुल्फकार अली भुट्टो साहब तमाम जागीरदारों को अंदर ले आए और बाकी को बाहर निकाल दिया। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी और उस ट्रेजेडी को उन्होंने खुद माना अपने आखिरी खत में, अपनी आखिरी किताब में भी, कि ये हुआ। अब क्या है? अब लल है, खामोशी है। अब ये जो MQM की बात करते हैं, ये मिडिल क्लास की पार्टी थी और इसमें मिडिल क्लास, मुझे खुद माई अंकल वाज नॉट अ उर्दू स्पीकिंग और ही वाज, अब वो नहीं है दुनिया में, बहुत बड़े उसके सपोर्टर थे। मगर फिर क्या हुआ इस 20-25 सालों में कराची की जिंदगी में क्या तब्दीली आई? आज कराची में जो 500-600 बंदे या 250 बंदे जल के मर गए हैं, वो इसलिए मरे, कौन है उसका जिम्मेदार? उन तमाम नुमाइंदे उसके जिम्मेदार हैं जो वहां पे 20, 25, 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं, वो उनके जिम्मेदार। यानी जो मिडिल क्लास को जिसने इलेक्ट किया, अगर वो गरीब लोगों को पार्टी ले आई है तो उन पे इल्जाम लगा दिया कि जल के मर गए। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि कराची की इतने बड़े मुल्क में, इतने बड़े शहर में 62% मईशत है, वहां पे एक लैब नहीं है कि किसी की जहां से बात शुरू हुई थी ना, जहां से कैसा ये है आपकी जमहूरियत, ये इन्होंने लोगों ने किया। जहां से अब बात एक और मैं क्लियर कर दूं, इट्स नॉट द डेमोक्रेसी, बेसिकली मालियाती सरमाए के जबर का इन्होंने इस्म शरीफ जमहूरियत रख दिया, माल का, और वो जमहूरियत के नाम के पीछे छुपता है ये जबर और ये आमरीत है जो सरमाए की, और इसको ये सपोर्ट करते हैं बैठ के। जमहूरियत का मतलब है कि इसको आजाद करा के अवाम को दो। अवाम के आजाद कौन कराएगा? जर्नैल कराएंगे, जज कराएंगे, आवाम भी आजाद कराएंगे। यार आजाद करने वालों को क्यों पूछते हैं? आप तो उसके बचाव के लिए अवाम ही आजाद कराएंगे। मैं आता हूं, अवाम आज तो नहीं बचा रहे, नहीं, जिन जर्नैलों को या जजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते। मैं कौन सी कोशिश? यानी अवाम को ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सुने जी, जर्नैल अगर कू करता है, ही इज पनिशेबल विद डेथ। वो तो जर्नैलों की हिमायत में नहीं है, आप ऐसे कह रहे हैं, वो ये चाहते हैं। लेकिन ये फांसी नहीं देंगे, ये फांसी नहीं देते, ये सलूट करते हैं, ये गार्ड ऑफ ऑनर देकर उसको भेजते हैं, हमें जमहूरियत का दर्स देने वाले उसको भेज के। वैसे हमारी सियासतदानों की कमजोरियां होती हैं तो फिर किसी को मौका मिलता है ना समी साहब, ये भी बात ना करें। सियासतदान की कमजोरियों को हाईलाइट करना हमारा फ्रीज है, हम वो कर रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो सारा मामला है उसको ठीक अवाम ही करेंगे, क्योंकि इन लोगों को, अच्छा अब ये क्या कहते हैं, उनको ये बताते हैं कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आपको पैसे चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, आपके पास पैसे नहीं है। मैं ये कहता हूं कि मिडिल क्लास बंदा इलेक्शन जीत सकता है, लोग तहिया कर लें, इरादा कर लें, कम्युनिटीज के अंदर से लीडरशिप आ जाएगी। पार्टी वर्कर पार्टी की आदत कहे कि ऐसा नहीं करना, कहता हूं, आज मैं रिक्वेस्ट करता हूं इनसे, बड़ी अच्छी बात की, चलें एग्री कर लेते हैं, आज शाम ये रोटी की बजाय तहिया खा लें अपना। ये जिंदगी है, ये गिलास है, मायूसी, ये हाल, डिसअपॉइंटमेंट, तहिया, मुबारकबाद, खराज तहसीन, ये हवा के लफ्ज हैं। आजम, कुर्बानी, भाई माल चाहिए,
अभी आपके मैं आपके गाड़ी में से पेट्रोल निकालता हूँ, यार तहिया डाल के घर पहुंचे उसमें। अब सारी गुफ्तगू का मकसद पता क्या है? अवाम को ये बताना कि तुम्हारी जिंदगी अच्छा भाई चले, अच्छा बात सुने, आप पता नहीं कौन सा निजाम लाना चाहते हैं। आप जीते और कभी नहीं हारे नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा निजाम लाना चाहते हैं। जब उनसे ये कहते हैं कि आप अपने इसको तब्दील कर सकते हैं, तो ये कहते हैं आप तहिया खा लें, आप वो खा लें। स्टोरी तो भाई जिस निजाम को लाना चाहते हो उतनी हिम्मत होनी चाहिए, बोलो, उसका नाम लो। आप जीत गए, लोगों को मायूस मत करो। हम हार गए, नहीं हारे नहीं, आप बताएं ना, आपने एक बात कही। अच्छा लोग तब्दील नहीं कर सकते, कैसे तब्दील होंगे? नहीं मेरी चलिए ये तो बता देना वैसे कि कौन, वो नहीं पता, हिम्मत ही नहीं है ना। लोग तब्दील वो नहीं कह सकते, लोग तब्दील कर सकते हैं, यही बात करें, लेकिन इस इलेक्टोरल सिस्टम में नहीं होगा। अच्छा कैसे, किस सिस्टम में होगा? वो इलेक्टोरल सिस्टम जिसमें मालियात का वो अमल दखल कैसा होगा, नाम लेना, जिसमें आपके पास 5-10 अरब रुपया काला धन जो है यहाँ चाहिए आपको इलेक्टोरल के लिए, ऊपर से फरिश्ते लाके आपको भाग के अच्छा, सरकार मेरी बात तमाम सुने, काली और हम गंदी और गलीज दौलत कैसे आएगा? वो कैसे आएगा? कैसे आएगा? बात सुन ले। रेवोल्यूशन करेंगे। अच्छा अवाम कैसे रेवोल्यूशन करेंगे? वोट दे के नहीं, संदूकनी में वोट डाल के नहीं आएंगे। जो आदमी वोट दे के तब्दीली नहीं ला सकता वो बंदूक से ले आएगा तब्दीली? क्या बात नहीं, कर वो रहे हैं? कब बंदूक से कह रहे हैं? कब कह रहा हूं बंदूक? तो रेवोल्यूशन किस तरह आएगा? रेवोल्यूशन अवाम लाते हैं ना। कैसे लाएंगे? आप तो रोकने वालों के सुर्खेल हैं, हमसे पूछे ना रेवोल्यूशन कैसे आते हैं? कैसे आते हैं? रेवोल्यूशन इस तरह आते हैं कि जब अवाम तारीख में 30-40 साल बाद फैसला करते हैं कि नो इट्स इनफ। जुल्फकार अली भुट्टो के पीछे रेवोल्यूशन था जिसे बेच दिया गया, और अवाम को फिर 86 में बेनजीर के भुट्टो के पीछे रेवोल्यूशन था जिसे बेच दिया आप लोगों ने, और अब आप सारे बैठ गए यहाँ पे सोना बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ये एक अलग टॉपिक हो गया, वैसे ये एक अलग टॉपिक हो गया। मेरा ख्याल था कि इस पर हमें अलग से एक डिस्कशन रखते हैं कि सिस्टम पाकिस्तान में कौन सा होना चाहिए। रियासत की जो बड़ी बड़े ओहदों का माल लेने देने वाले जमहूरियत का बात सुन लेना, कैसा ब्रेक का वक्त हो गया। हम तो अवाम की बात करते हैं, अवाम की बात करते हैं, मायूसी फैलाने की बात नहीं करते भाई। और वो अवाम ही तब्दीली ला सकते हैं, कोई जज कोई जनरल नहीं ला सकते। अच्छा हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ मूड में तब्दीली आ जाए। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि अब कुछ जो दीगर इश्यूज़ हैं उन पर भी बात हो पाए। सभी साहब आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी थी जिसका टीज़र आपने सुबह दिया कि गुलाम अहमद बिलोर साहब की जो स्टेटमेंट है उस पर बड़ी तनकीद भी हो रही है और कुछ लोग तायद भी कर रहे हैं। एजाज हैदर साहब ने एक आर्टिकल लिखा है जो मैं देख रहा था, जिसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं अक्सर, जिसमें कहा कि ये जो छुट्टी हुई थी, अगर ये हुई थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको उस दिन वायलेंस नहीं होना चाहिए था। और फिर दूसरा उन्होंने आईक्यू की बात की है गुलाम अहमद बिलोर की, कि उनका क्या आईक्यू है और ये जो एक इंटॉलरेंस है, और ये मिनिस्टर जो हैं ये अब फतवे दे रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने ये बात सही कही है कि हो सकता है कि आईक्यू भी कम हो, और ये जो फतवा दिया है कत्ल का, कर दें मार दें, ये भी गलत बात है। लेकिन मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था, हमारे कॉलम निगार सब कुछ लिखते हैं, हमारी अपनी खामियां जो बयान करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं ये सवाल करता हूं कि वेस्ट का आईक्यू क्या है? आज़ादी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसी को कोई तकलीफ नहीं। 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान इस दुनिया में बसते हैं। उनको ये पता है कि अगर हम ये बात करेंगे तो इनके यहाँ आग भड़क जाएगी। इनका कल्चर है कि जिसको ये मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर वही बात कहना और ये कहना कि ये हमारी आज़ादी है, उन लोगों का क्या आईक्यू लेवल है? और ये तो गुलाम अहमद बिलोर ने तो ये कहा कि अगर उसको को मारेगा तो मैं उसको, एक आदमी को मारने वाले को मैं $1 लाख दूंगा। तो वेस्ट को ये पता नहीं था कि ये जो रोजाना ये जो जुलूस निकल रहे हैं, वायलेंट हो रहे हैं, वहां पे गोलियां चलेंगी और रोजाना 10-10, 20-20, 30-30 बंदे मर रहे होंगे? क्या ये सारा हमारा कसूर है या उन लोगों का कसूर है या यहाँ की मैनेजमेंट का कसूर है? जिन लोगों ने ये प्रोवोक किया उनका आईक्यू लेवल क्या था? क्या वो टॉलरेट नहीं बन सकते? उनकी टॉलरेंस कहां गई? तो ये आधा सच जो बोलना है ना, उन्होंने जो बातें कही हैं हमारे बारे में वो ठीक कही हैं। नहीं होना चाहिए, बिलोर साहब को भी ये फतवा नहीं देना चाहिए था। उस दिन जो है वो एम्बेसियों पे हमला भी नहीं होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए, हम बतौर मुसलमान समझते हैं। लेकिन जो वेस्ट है उसको भी तो बता दें। अंग्रेजी जबान में आप कॉलम लिख रहे हैं, यहां पर उनकी एम्बेसीज भी हैं, जरा उनको भी बता दें कि आपकी क्या हिपोक्रेसी है।
आपका क्या IQ लेवल है? इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये जो हमारा वेस्टर्न लिबरल है यहाँ पे, यहाँ मुझे याद है एक ज़माने में फ्रांसिस फुकुयामा का थीसिस आया तो फैशन बन गया। इतनी सब सर्वियंस है हमारा जो इंटेलेक्चुअल है, प्रो वेस्ट जो है, इतनी सब सर्वियंस है कि सच बोलने से भी वो कासर आ गए। और कोई बात, ये गुलाम अहमद बिलौर साहब ने क्यों बात की कहीं इस पर, तो हमने कभी इसको एंडोर्स नहीं किया, उनकी अपनी गवर्नमेंट जो है उसने इस बात से लातल्की का इज़हार कर दिया। मगर क्या हमने कभी बात की, हम जो सेल्फ स्टाइल जो स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के, मैं नाम नहीं लेता लोगों का, कि अगर हम अमेरिका के बारे में कोई बात भी करें अगले दिन कॉलम लिखा होता है कि ओहो ये किसी को हमने बड़ा ऑफेंड कर दिया। तो बात सच और हक की करनी चाहिए। और मैं दूसरी आपको बात बताऊं, ये जो लिबरलिज्म है इसकी तो वैसे ही डिफीट होगी। ये अगर ये लिबरलिज्म किसी जगह होता तो ये हमारे साथ ये करते जो हो रहा है यहाँ पे इस मुल्क में, ये कोई ऐसी दुनिया बना लेते ना, इस मॉडल पे ऐसी दुनिया बना लेते जहां मिलिटेंसी ना होती। तो ये सब सर्वियंस जो है ये इनकी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये कोई, और वो जो उस आदमी ने किया है वहां पे, जो देखें बात, इवन जिस आदमी, मैं ये समझता हूं कि कोई भी शरीफ आदमी जिसका अगर ये कोई ईमान और इकान हमसे नहीं मिलता, हम मुसलमानों में से नहीं है, कोई भी शरीफ आदमी उस आदमी को कैसे देखेगा, कितनी तहकीर, और क्या उसको क्या इंसान भी नहीं कह सकते। वो जो उन्होंने, मैंने तो नहीं देखी वो चीज जो है लोग कह रहे हैं, लेकिन जो हमें बताया गया है कि कोई गिरा हुआ इंसान भी किसी के मशाहिर के बारे में ये बात नहीं कर सकता। मेरे बाप के बारे में कोई बात करे तो मैं तो उसका गिरबान पकड़ लेता हूँ। ये बड़े नफ्सियात दान बने हुए हैं, और ये इसलिए मैं समझता हूँ ये ठीक कह रहे हैं। ये स्टडी करने वालों का भी IQ लेवल क्या है। चलिए खैर, आपकी अपनी एक स्टोरी है PTI की हेल्थ पॉलिसी, आपने एक बड़ी डिफरेंट सी स्टोरी निकाली है। वो मैंने स्टोरी ली थी क्योंकि मैं PTI को इसलिए जरूर करता हूँ अप्रिशिएट, कि जैसे मैंने अर्ज किया था कि जो अवाम के मसाइल हैं वो अमली तौर पे भी और ज़बानी तौर पे भी, वो डिस्कोर्स में नहीं रहे, गुफ्तगू में नहीं रहे। मंशूर आता था, अब भी आते हैं मंशूर, लेकिन अब जो और बातें होती हैं, अब क्या है, जोड़ तोड़, अहमद मुख्तार साहब के भाई उधर चले गए हैं, उधर वाले इधर चले गए, अगला सेटअप क्या होगा, जो हमने एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किसकी तरफ देख रही है, अमरीका बहादुर की नजर में कौन है, तो ये ऊपर ऊपर का सारा खेल हो रहा है। लेकिन मसाइल का हल क्या है, पॉलिसी क्या है, मंशूर क्या है, चूंकि अभी तक पावर में नहीं आई तो इट नीड्स पॉपुलर बेस। तो उन्होंने अपनी हेल्थ पॉलिसी में जो अच्छी बात वो कह रहे हैं जी कि हम इसको 0.1% से 2.5 या 6% लेके आएंगे, मगर और साथ उन्होंने कहा जी हम इंश्योरेंस लेके आएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन मैं ये समझता हूँ अभी भी किसी भी इलेक्शन सर पे आ गए, कोई कंक्रीट जो हम देखें कि कोई ऐसा मंशूर सामने आया हो, हम बहुत बड़े किसी जमात का नहीं, किसी जमात ने नहीं, उसकी वजह यह है कि बात यह है, इन जमातों का सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि ये जो इकोनॉमिक मॉडल है जो 1980s में यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, जिसे मिल्टन फ्रीडमैनिज्म भी कहते हैं, जिसे आप न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, जिसने बोलोराम कर दिया यूरोप में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जो है। मैं जर्मनी की खबर उस दिन दे नहीं सका कि जर्मनी में 50% लोग जो है, मैं अर्ज करता हूँ कि यार कोई पढ़ी लिखी बात भी कर लेने दिया, खुदा का वास्ता यानी पढ़ी लिखी बात सिर्फ जर्मनी की होगी, पाकिस्तानियों की बात पढ़ी लिखी बात जर्मनी जैसा मुल्क जो है उसमें जो तीसरी बड़ी मैशियत है दुनिया की, वहां अगर बॉटम के 50% लोगों के पास 1% वेल्थ है तो इट मीन इट्स अ सीरियसली फ्लॉड सिस्टम। लिहाजा इस पूरे स्पेक्ट्रम में एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक जितनी पार्टीज हैं, इस इकोनॉमिक सिस्टम पे इनकी कोई बहस ही नहीं। हालांकि इंसान का सबसे बड़ा अजाब, सबसे बड़ा अजाब, मैं ये कह रहा हूं, मैंने जर्मनी का नाम क्यों लिया कि इन द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जिनका ये हमने मुस्तार लेके, जो हम जिनके कहने पे हम अपने फाइनेंस मिनिस्टर लगाते हैं, जिनके कहने पे हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, और उनका बेड़ा गर्क हो गया तो हम कैसे ठीक होंगे? तो एक इंडिपेंडेंट, अब कोई पता था कि हम जर्मनी से कोई भी हम चेंज नहीं आ सकती जब तक हम डिफाइंस करके अपने अवाम के और मुल्क के मफाद में पॉलिसियां वजह नहीं करते। तो ऐसी बहरहाल बात कम अज कम PTI कर रही है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। अच्छा, एक कॉलर हमारे पास है, उनके साथ बात कर लेते हैं और फिर आपकी स्टोरी की तरफ आएंगे। याकूब साहब हैं सऊदी अरब से। जी याकूब साहब। हेलो याकूब साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं, गालिबन था कि इनके प्रोग्राम का टाइम कम हो रहा है। आप स्टोरी दे। ये मैं एक तो हाफसाबाद से हमारे नुमाइंदे ने स्टोरी दी है, गुर्बत की बात हो रही है, कानून की वायलेशन की बात हो रही है। तो हाफसाबाद की गलियों में, सड़कों पे खुलेआम पेट्रोल बिक रहा है, और आतिशज़दी का जो सामान है, जो फायरवर्क्स जिसे हम कहते हैं, वो भी घरों में बनाया जा रहा है। अक्सर वाक़या हो जाता है, फट जाता है, लोग मर जाते हैं, फिर इंतज़ामिया पहुंच जाती है, 2-2 लाख रुपए उनकी मैयतों पर दे देती है। और पेट्रोल खुलेआम बेचना, यानी इसका एक तरीका होता है उसको रखने का, इसलिए कि अगर आप उसकी खरीदो फरोख्त ओपन करते, खतरनाक है, कहीं पे भी आग लग सकती। अगर हैं साकी साहब नुमाइंदे, उनसे साकी साहब मौजूद है हमारे साथ। कैसर साहब, आपने तो ये सारी सिचुएशन देखी है, जरा एक्सप्लेन करें, क्या आप देख रहे हैं, किस तरह से पेट्रोल फरोख्त हो रहा है? वो तो हमें पता है कि वो पेट्रोल फरोख्त हो रहा है, ये बताइए कि इंतजामिया से बात हुई है आपकी? समीर साहब, इंतजामिया से हमारी बात हुई है। इस हवाले से इंतजामिया का कहना यह है
कि ये जो पेट्रोल फरोख्त करने वाले हजरात हैं, इनको बकायदा तौर पर डीसीओ की जानिब से एक लाइसेंस जारी किया जाता है और उसके लिए भी कायदा ज़ाब्त बने हुए हैं, लेकिन इन पर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हो रहा। इसकी वजूहात जो हैं, जो हमारे सामने आ रही हैं, वो ये हैं कि इसमें टीएमए है, सिविल डिफेंस है, महकमा पुलिस है और एसी जो होता है मुतलका, वो इनको जो है लाइसेंस जारी करता है। और क्योंकि ये अफसरान जो है अपने दफातर तक महदूद होते हैं, इनका जो अमला है वो इन पेट्रोल फरोख्त करने वाले अफराद जो हैं इनसे जाके तो महाना जो है वो अपना हिस्सा वसूल कर लेते हैं, जिस वजह से ये आप देख रहे हैं हमारे नाजरीन भी कि ये सड़क पर खड़े होके ये शख्स जो है पेट्रोल फरोख्त कर रहा है। ये देखें। जी जी बिल्कुल सही है, आपकी बात समझ में आ गई। वही बात के वो जो सेफ्टी कवानीन है, जिन इदारों का काम है उनको इन्फोर्स करना, वो भत्ता लेके उनसे पैसा लेके उनको इजाजत देते हैं और फिर मरते कौन है? गरीब लोग मरते हैं। और मैं इसी से वो जो मैंने खबर दी थी, ये एक इनका सर्वे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट का, कायद साहब 180 मिलियन लोगों के इस मुल्क में तकरीबन 60 मिलियन लोग जो हैं वो गरीब हैं। और फिर दूसरा उसमें देखें आगे जो उन्होंने फिगर दिया है, बलूचिस्तान में 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो गरीब हैं, जबकि सिंध में 33% हैं, KPK में 32% और पंजाब में 19% हैं। और 20 उन्होंने अजला बताए हैं जो पाकिस्तान के गरीब तरीन अजला हैं, उनमें से 16 का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, 4 का ताल्लुक KPK में है। और इसकी एक उन्होंने बड़ी वजह जो ये बताई है कि जब उसकी वजह यह है कि जो गुर्बत को ख़त्म करने के लिए जब कोई पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो जो सबसे ज़्यादा गरीब इलाके हैं उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है उस बॉडी में। तो वो जो एक एहसास महरूमी इसीलिए होता है कि जब वहाँ के लोगों को जो स्टेक होल्डर्स है, जिस तरह आवाम है, उनको किसी चीज़ में शामिल नहीं किया जाता। तो ये एक ऐसा इशू है जो अभी आपसे भी इस स्टोरी से बात करूंगा कि आखिर में बात तो समीर साहब ने वही कर दी ना कि जिस मुल्क में मैशत में इतनी अदम मुसावात, तो सियासत में मुसावात कैसे आ सकती है। तो ये बात, और मैं अगर जाते जाते ये जिक्र भी कर दूं, अगर जो नैब ने रेफरेंस दिया है 44, देखिए ना, ये 150 अरब रुपया कह रहे हैं कि हम ये टैक्स की स्कीम देके, जो हमने शुरू में कहा था, हमने 44 अरब रुपए का तो एक स्कैम है जो खुद नैब रेफरेंस भेज रही है। यानी इतना क्लॉसल जो एक करप्शन है उसको ये रोक नहीं सकते और साथ उनको जो है वो इम्यूनिटी दे रहे हैं। तो ये इशू ये क्यों हुआ? ये जो समी साहब अभी जो बनी, समी साहब की अभी जो स्टोरी थी कि पब्लिक सेफ्टी, यार कहाँ इनकी अहमियत है? कराची जैसे शहर में केमिकल एग्जामिनर, 2 बड़े केमिकल एग्जामिनर जगदीश कुमार और एक और साहब आके फरमाते हैं कि जनाब हमारे पास ऐसा सामान और लेबॉर्ट्री मौजूद नहीं है कि हम ये सर्टन कर सकें ये लोग मरे कैसे थे। तो इट शोज द प्रेफरेंस, इट शोज कि नो इट शोज कि सिस्टम डेमोक्रेटिक है या ऑटोक्रेटिक है, सिस्टम के फवायद और सिस्टम के मजे किस तबके की तरफ जा रहे हैं। तो जमहूरियत ये है मेरी असल में बात। मैं कोई जमहूरियत, कौन इनसेन आदमी जमहूरियत की मुखालफत करेगा एज अ कॉन्सेप्ट, जो रियल कॉन्सेप्ट है। बात यह है कि ये नहीं है, जब आप एक केमिकल, इनको तो मसला नहीं होता, ये तो सवेरे जहाज में बैठ के इलाज वहां करवा लेंगे, यहाँ पे इलाज नहीं है, सेहत नहीं है, बुरे हाल। तो जब तक इन वसाइल, अवाम के वसाइल का रुख अवाम की तरफ नहीं होता, इसको जमहूरियत में कहीं कोई और इसको यहां तक तो मैं इनकी बात मानता हूं। मुझे जब इनकी बात पे शक पता क्यों होता है? शक भी उस वक्त होता है जब ये दुनिया के उन मुआशरों में भी जमहूरियत का मजाक उड़ाते हैं जहां पे वो सिस्टम आके डिलीवर कर रहे हैं। अब ये हर आदमी भी शक करते हैं। अब ये जर्मनी इस किस्म के मशकूक इंसान है आप कि हर आदमी भी शक करते हैं ना। अब ये बैठ के जब ये बैठकर हमें ये दर्ज देते हैं ना कि अमेरिका टूटने वाला है, जर्मनी गरीब हो गया, तो मैं उस वक्त ये कहता हूं कि यार आपकी जो दूसरी बातें हैं ना उसकी वजह से अभी आप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अमेरिका की अवाम की कमर टूटने वाली है, पाकिस्तान के अवाम की कमर टूट चुकी है, इनकी कमरें बड़ी माशाल्लाह ठीक है। और माशाल्लाह भी आपने जरदारी साहब को अल्लाह ताला सेहत कामला अता फरमाए। मुल्क भले पूरा वो क्या आपने मुझे बता रही थी उस पे वेंटिलेटर पे लगा रहे, अल्लाह इनको सेहत देता रहे, उनकी हम दुआ गो भी हैं, मगर इधर अवाम की सेहत के बारे में भी सोच रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, सोचना चाहिए कि अगर आवाम की सेहत के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, मुल्क कहाँ जाएगा। ठीक है नाज़रीन, यहीं पर अपना प्रोग्राम समेटते हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा खबर@duniatv.tv पर। अपना ख्याल रखिए, आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।